हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली हमारा आपका 7th क्लास है और 7th क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं हमारे अतीत, जो हमारी बुक है उसी को हम लोग देख रहे हैं। और हम इसमें आपका सेकेंड चैप्टर शुरू कर चुके थे, राजा और उनके राज्य को हम लोग देख रहे हैं। तो 7वीं शताब्दी के दौरान कौन कौन से राज्य प्रमुख रूप में सामने आए थे और नए राजवंश का उदय आपका किस प्रकार हुआ, कौन कौन से नए राजवंश हमारे सामने निकल कर आए, उन सभी राजवंशों को हमने देखने का, जानने का जो है आपका प्रयास किया था। और उसी पर हम लोग अपनी कोशिश थी कि किस प्रकार से, ठीक, प्रतिहार कहाँ थे, कैसे राजवंश थे, ठीक, और राज्यों में प्रशासन, राजधानी, और कैसे लोगों ने, जो आपके राजा ने बड़ी बड़ी उपाधि धारण की थी, महाराजा धीराज, तिरुभुवन चक्रनार्थी। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए किस प्रकार से ये सारी चीजें हो रही थी और इन सभी ने उत्पादकता को किस प्रकार से इनको इफेक्ट किया है, ये सारी चीजें किस प्रकार है। और ये सब चीजों को आपने बड़े अच्छे से गौर करके पढ़ा होगा और देखा होगा, ठीक। देख लिया, भूमियों को दान में देने की प्रथा हमने शुरू करी और सबसे पहले हमने इसमें ग्वालियर अभिलेख को पढ़ा। और बेसिकली अभिलेख ना होकर एक प्रकार की आपकी प्रशस्ति थी। प्रशस्ति को हम पढ़े हैं किसी राजा की अनुशंसा में या उसकी प्रशंसा में जो चीजें लिखी गई हैं उसी को कहते हैं प्रशस्ति, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग आपका देख चुके थे भूमि को किस तरह से दान में दिया था, क्या कुछ था। अब इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, कोई भी एक बच्चा किसी स्कूल से खड़ा हो जाइए, माइक ले लें और चैप्टर को पढ़ें। चलिए देखते हैं, शुरू करें। कह रहे हैं कि 12वीं शताब्दी में एक बृहद सांस्कृतिक काव्य रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज है। कह रहे 12th सेंचुरी में एक ऐसा बृहद मतलब होता है बड़ा, संस्कृत महाकाव्य मतलब जो संस्कृत में लिखा गया कोई ग्रंथ है उसको हम संस्कृत महाकाव्य कह सकते हैं। इसने क्या लिखा है, कश्मीर पर शासन के बारे में लिखा है कि बेसिकली कश्मीर किस तरह से आपका शासन चलेगा, क्या शासन व्यवस्था है। इसे कल्हण नाम का एक रचनाकार द्वारा रचा गया, यानी कि कल्हण की जो राजतरंगिणी है उसकी ये बात कर रहा है। बेसिकली क्या कह रहा है, कल्हण की राजतरंगिणी। कल्हण ने अपना वृतांत लिखने के लिए लेखों, दस्तावेजों, प्रत्यादर्शी वर्णन, पहल इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोत का इस्तेमाल किया है। प्रशस्तियों का उल्लेख से विभिन्न अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचना का रुख लिया है और इसे 12वीं शताब्दी के लिए असाधारण ग्रंथ था। कैसे था? 12वीं शताब्दी के लिए असाधारण जो ग्रंथ है वो हमने इसमें ऐड ऑन किया। धन के लिए युद्ध कैसा है? धन के लिए युद्ध। आपने गौर किया होगा कि इससे प्रत्येक शासक राजवंश का आधार कई क्षेत्रीय विशेषताएं दूसरे क्षेत्रों पर शासन नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं। एक विशेष रूप से वांछनीय है गंगा घाटी में कन्नौज नगर। ऐसा है, गंगा घाटी में कन्नौज नगर। गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्र और पाल तीनों सदियों से कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर लड़ते रहे। यह 3 शासकों का जिक्र हो रहा है और तीनों शासक क्या कर रहे हैं, इस क्षेत्र पर अपना कब्जा करने के लिए या अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए लड़ते हैं। गुर्जर प्रतिहार है, राष्ट्रकूट है और पाल है। क्या है? पाल है, ठीक। क्योंकि इसी लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इतिहासकार ने पहले इसकी चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में की है। शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा दिया,
और अपनी सत्ता और संसाधन का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसीलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे। देखिए कारण क्या रहा है कि शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया। क्यों? वे अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करते, यानी कि वो राजा कितना मजबूत है, उसके मंदिर उस समय के आर्थिक एक प्रकार के सूचक हुआ करते थे। क्लियर है? इसलिए जब एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न थे। ठीक, कैसे थे? बहुत अधिक संपन्न। देखिए इसमें अफगानिस्तान के गजनी शासक महमूद एक ऐसा ही शासक था जिसने धार्मिक पूर्वाग्रह से प्रेरित वो महाद्वीप में 17 बार यानी कि 1000 से 1025 ईस्वी पर हमला किया। निशाने पर संपन्न मंदिर, गुजरात का सोमनाथ मंदिर शामिल था। महमूद जो धन उठाकर ले गया उसका निर्माण बहुत बड़ा हिस्सा गजनवी ने एक वैभवशाली राजधानी बनाने के लिए निर्माण पर खर्च किया था। ठीक है, कैसा किया था? अपनी राजधानी बनाने के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय, तो आप सोच सकते हैं कि जो व्यक्ति एक मंदिर को लूटकर अपने यहाँ इतनी बड़ी वैभवशाली राजधानी बना रहा था, आखिरकार वो मंदिर कितना संपन्न था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और केवल क्या लूटता था? मंदिर। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्हें पश्चिमी और पूरब की ओर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहा। उन्हें गुजरात और चालुक्य के पश्चिमी उत्तर प्रदेश और गायकवाड़ों से टक्कर ली। गुजरात में कौन थे उस समय? चालुक्य थे। और पश्चिम में क्या थे? गायकवाड़ों से टक्कर ली। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान महमूद गोरी नामक अफगान शासक 1991 में हराया था, लेकिन बाद में वो दूसरी लड़ाई में आपका हार गए। क्या हो गए? महमूद गोरी से आपका पृथ्वीराज चौहान दूसरी लड़ाई। और यही कही जाती है आपका तराइन की लड़ाई, जो 1192 में हुई और पृथ्वीराज चौहान इसमें पराजित हो गए। और वो इतने ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे कि जिसको मैंने अभी पिछली बार पीटा है, पिछले साल मारा है, छोड़ा है, वो व्यक्ति मेरे सामने फिर खड़ा हो गया, तो मैं भगा ही दूंगा। जबकि पासा पलट जाता है, पृथ्वीराज चौहान नीचे गिर जाते हैं, उनको बंदी बनाकर वो अफगान ले जाते हैं। क्लियर है? तो एक बार देख लीजिए। देख लिया बच्चों? चलिए, कोई बच्चा है जो आपका जोकर पढ़े ताकि और अच्छा लगे मुझे भी? चलिए जी, ऐसी पागल बना कोई और बच्चा? माइक ले बेटा। हाँ, जो बच्चा हैंड रेज करे पीछे बच्ची, वो माइक ले ले बेटा। और आप माइक ले ले। जैसी पीपली, जो बच्ची खड़ी बेटा, आप ही माइक ले लो। शाबाश। सामने आइए बेटा, कैमरे के सामने आइए। चलिए, चोल राज्य नजदीक से एक नजर। चौल को हम पढ़ेंगे
और मैप में हमने देखा था, हम लोग मैप बना रहे थे और इस तरीके से हमने मानचित्र को देखा और हमने यहाँ पर आपका चोल चेर पांड्य को हम लोग देख रहे थे। यहाँ पांड्यन थे, ये चोल थे। अब देखिए, मैं वापस आपको दिखा दूं कि मैं किन की बात करने जा रहा हूँ। अभी जो हमने मैप देखा था, उस मैप में उन शासकों को दिखाया गया है। ये है चोल। इन शासकों को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इन शासक, इन लोगों के राजवंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इनको कहा गया है चोल। अब देखिए चोल कहाँ पर है। तो एक जगह है, उरेयूर से आपके तंजावर तक चोल सत्ता कैसे आया। ठीक, आप कह रहे हैं डेल्टा के कावेरी नदी बहती है आपकी, और आप अगर कावेरी नदी को देखोगे तो कह रहे चोल वंश सत्ता में कैसे आया। कावेरी नदी डेल्टा में मुठियार नामक एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लापुरम के राजाओं के महातत थे। उर्मई में चोल वंशीय प्राचीन मुखिया परिवार में विजालय 9वीं शताब्दी के मध्य मुठियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा किया था। डेल्टा क्या होता है, जहां पर आपका कोई नदी आकर गिरती है तो वो क्या करती है, अपना मुहाना बनाती है और इस तरीके से आप साथ को इन क्षेत्र में आपका जमा कर देती है, तो ये मिट्टी बड़ी उपजाऊ हो जाती है। ठीक, और यहाँ पर कृषि करना क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उस पर कब्जा किया उसने। वह तंजावुर शहर और आपका निशुम्भ सुधनी देवी का मंदिर बनवाया। ठीक, अब देखिए, ये है चोल, ध्यान दीजिए, ये है कौची। इस क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं। ये बह रही कावेरी नदी, यह इसका डेल्टाई क्षेत्र है। क्लियर है। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने आपके पड़ोसी इलाके को जीतकर उसका राज्य अपने क्षेत्र में क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों को रूप में बढ़ा लिया। दक्षिण उत्तर के पांड्यन और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। राजराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सबसे शक्तिशाली चोल राजा कौन सा है, तो राज प्रथम सबसे शक्तिशाली शासक है, जो 985 में राजा बना। उसने इनमें से ज्यादातर क्षेत्रों में अपने नियंत्रण विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का पुनर्गठन किया और राजा के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने, यानी कि जो राजराज का पुत्र था, कौन, राजेंद्र प्रथम ने नीतियों को जारी रखा और गंगा घाटी, श्रीलंका, दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला किया और अभियानों में एक जल सेना बनाई। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए किसकी जल सेना बहुत मजबूत थी, तो जो चोल लोग हैं, इन चोलों की जल सेना कैसी थी, बहुत ज्यादा मजबूत थी। क्लियर है। कहां पर, जो ये चोल लोग आपका शासन कर रहे थे, और कहां पर थे ये चोल लोग, ये वाले क्षेत्र पर थे। अब देखिए, इन चोलों ने ही, ये चोल हैं तो यहाँ पर इनका साम्राज्य फैला हुआ है इतने क्षेत्र में। इन्होंने ही आपका श्रीलंका पर भी हमला किया और इधर आपका जो आपके मलाया आपका प्रायद्वीप है, मलेशिया वगैरह है, वहां पर भी इन्होंने हमला किया। और सबसे अच्छी चोलों की क्या थी, नौसेना। नौसेना को जानते हैं, जो आपकी जल की आर्मी होती है, ठीक है, जो जल में युद्ध लड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, नौसेना। तो चोलों की नौसेना बहुत अच्छी मानी जाती है। क्लियर है, ये ध्यान रहेगा। और ये रहा तंजौर से यहां तक, ये पूरा क्षेत्र है इनके कब्जे में था। ठीक, अब देखिए, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनाया गया आपका तंजावुर और गोडकोई कोचपुरम के वे बड़े मंदिर स्थापत्य कला और मूर्ति के दृष्टि से एक आपका, कहते हैं आपका एक बाप के चमकदार है। यानी कि चोल पहले राजा हुए राजराज प्रथम, राजराज, और उनके पुत्र थे, आपको पता होना चाहिए, राजेंद्र। इन्होंने 2 मंदिर बनवाए, एक आपका तंजावुर में बनवाया
और एक बनवाया गंगकोड़ोई कुचोलपुरम बनवाया। आप देखिए, सबसे पहले आप इस वाले मंदिर को देखिए। इस मंदिर की भव्यता आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगी और इस मंदिर की भव्यता को आप देख सकते हैं। साथ में इस मंदिर का जो आर्किटेक्चर है, यानी कि जो स्थापत्य कला है, किस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है, इसको भी आप अच्छे से नजर दौड़ा सकते हैं। आप इसके आधार से इसको देखना शुरू करिए। देखिए, एक आपको विशेष यूनिक स्ट्रक्चर्स आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। देख रहे हैं किस प्रकार का मंदिर है ये? तो एक माला ये हो गया, फिर ये देखिए, और कैसे ये आपका डिजाइन पड़ा हुआ बहुत प्राचीन है ये मंदिर है, दिखाई दे रहा है। और ये इसका विमान यानी कि शिखर है। देख लिया आपने इतना। अब चलिए इसको एक बार पुनः गौर कर देखिए, कैसे हमारे मंदिर जो थे प्राचीन समय में आपका बने हुए थे। आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। दिखाई दे रहा है? क्लियर है? तो गंगाई कोडोलो चोलपुरम आपका ये मंदिर है, जिसकी छत क्रम से पतली होती गई है। और उस पर गौर करेंगे तो बाहरी दीवारों पर सजने के लिए पत्थर की प्रतिमा प्रतिमा मतलब मूर्ति लगाई गई और उनको अलंकृत किया गया है। आप देखिए, ये क्या मूर्ति आपको दिखाई देगी? देख रहे हो? ये कुछ आपकी सी मूर्तियां हैं, कुछ ऐसी यहाँ आपका मूर्तियां लगी गई हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, और यहाँ इस तरह से आपका डिजाइन किया गया पूरा मंदिर। देख रहे हो कितने अच्छे से आपका डिजाइन कर रखा है? क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से आपका गंगई कोटचोलपुरम का जो पहला ये मंदिर है आपका, ये आपका बनवाया गया था। ठीक। अब देखिए, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्ती के केंद्र थे। यानी कि चोलों के जो मंदिर बने हैं उनके आसपास में क्या हुई हैं, कुछ आपका बस्ती आपका विकसित हुई है। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। क्या होते हैं? शिल्प, सिल्क, यानी कि शिल्प एक प्रकार के उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासक और अन्य लोगों द्वारा द्वारा भूमि से संपन्न हो गए थे। इस भूमि के उपज के सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने का खर्चा होता था। यानी कि जो मंदिर की भूमि है और जो लोग विशेषज्ञ हैं, उनके ऊपर जो आने वाला खर्चा है, यही मंदिर उनका खर्च उठाया करता था। जो मंदिर के आसपास रहते थे और उनके लिए काम करते थे। अब जैसे कौन काम कर रहा है? पुरोहित है, मालाकार है, बावर्ची है, मेहतर है, आपका संगीतकार है, नर्तक है। दूसरे शब्दों में मंदिर सिर्फ पूजा आराधना के स्थल नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। आप केवल यह मंदिर को देखिए कि मंदिर केवल आपका पूजा करने के लिए मात्र नहीं था। मंदिर में क्या हो रहा है? शिल्प उत्पादन, यानी कि कुछ ना कुछ वो चीज बना रहे हैं वो लोग, किसी चीज का आपका प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मूर्ति बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, संगीत सिखाया जा रहा है, और लोग यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप कर रहे हैं। लोग हैं ही इसके पास पड़ोस के मंदिर के चारों तरफ वो लोग रहा करते थे। ठीक है। और जो मंदिरों के आसपास रहते थे उनका काम करते थे, चाहे कोई पुरोहित हो, मालाकार हो, आपका मोची हो, ये सारे लोग यहाँ रहते थे। क्लियर है? और मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कि कांस्य प्रतिमा बनाने का काम। सबसे बड़ा क्या था शिल्प में? पीतल की जो मूर्ति बनाते थे कांस्य की। चोल कांस्य प्रतिमा संसार की सबसे उत्कृष्ट ऐसी थी, आपकी चोल प्रतिमा थी, कांस्य की प्रतिमा थी। कौन माता आपका सबसे अच्छा? ये चोल लोग ही सबसे अच्छी बनाते थे। तो एक बार देख लीजिए, कुछ डाउट है मुझसे पूछ लीजिए। देख लिया इतना? यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है? चलिए, अब ये कांसे की मूर्ति है, इस पर आप थोड़ी नजर दौड़ाइए। दिखाई दे रही है ये मूर्ति? चलिए अभी दिखाई देगी। कितनी उत्कृष्ट ये आपका मूर्ति बनी हुई है।
चलिए देख लिया कांस्य की प्रतिमा को। अब देखिए प्रतिमा ज्यादातर देवी देवताओं की थी, लेकिन कुछ प्रतिमा भक्तों द्वारा भी बनाई गई थी। इस तरह की प्रतिमा है, देखिए कितनी अच्छी और उत्कृष्ट है। आप इसको अच्छे से आपका देख सकते हो। कह रहे कि सिंचाई, कृषि सिंचाई चोलों द्वारा उपलब्ध की गई नई किसानों के माध्यम से संभव हुई है। गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली पहली छोटी शाखाओं में बढ़ जाती थी और पार पानी उलीचती थी। उलीचती का मतलब बाहर पानी को फेंकना, उसको कहते हैं उलीचना। शाखा का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी और पर 5वीं-6वीं शताब्दी में आकर इस काल में बड़े पैमाने पर शुरू हो गई थी। कुछ में जंगलों को साफ कर दिया जाना चाहिए था, कुछ इलाकों में जमीन को समतल किया गया। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ बढ़ाने के तटबंध जाने के लिए आपका खेतों में काम किए जाने लगे और नहरों का निर्माण होना चाहिए। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें आपकी उगाई जाती थी। क्या होती थी कई जगह आपका एक साल में जो था 2 फसलें भी आपका उगाई जाती थी। एक, फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए विशाल आपका सरोवर भी बनाए गए। ये चोल काल की प्रतिमा है, क्लियर है, और आपको ये इस तरह से देखनी चाहिए। चलिए अब कह रहे हैं कई जगहों पर फसल सिंचाई के रूप में करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई जा रही थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कई जगह बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल आपका सरोवर भी बनाए गए थे। देखिए बांध बने हैं, कैसे ये बांध है, इस बांध को भी आप देख सकते हैं कि कैसे आपका यहाँ पर बांध बनाए गए हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये पानी को मापने के लिए पैमाइश की है। लेकिन इस सब में अगर आप पूरे चैप्टर को देखोगे तो सबसे अच्छा अगर कुछ दिखाई देगा तो मेरे प्यारे बच्चे, या ये मूर्ति है या फिर ये इतना सुंदर बना हुआ मंदिर है। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम की योजना जरूर होती थी, जैसे कि श्रम और संसाधन व्यवस्थित करना, इनको देख करना और यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज्यादातर शासकों के साथ ही गांव में रहने वाले लोग इन गतिविधियों में सक्रिय दिलचस्पी दिखाई। कह रहे जो एक्टिव लोग थे उन लोगों ने भी क्या दिखाई, इसमें अपनी एक सक्रिय भागीदारी जो थी उन्होंने दिखाई। चलिए इतना पढ़ा है, इसमें कोई डाउट किसी का, कुछ पूछना है बच्चों चैप्टर के अंतर्गत? ध्यान रखना है आपको, क्या पढ़ रहे थे हम, चोल साम्राज्य पढ़ रहे थे।
यहाँ तक किसी को कुछ पूछना, कोई डाउट, कोई क्वेरी? देख लिया बच्चों? तो फिलहाल आज के इस लेक्चर में हम लोग इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और बच्चों, आप कम से कम खड़े होकर माइक लेकर जुड़ें और जरूर बात करें। आप सब पुराने बच्चे हो और बहुत उत्साह और कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, तो कृपया आप लोग माइक लेकर बात जरूर करें। धन्यवाद।